हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर बीपीएससी विद दिव्रॉक। और आज की वीडियो में आप देखेंगे फ्रेंड्स 2022-23 इकोनॉमिक सर्वे का इम्पोर्टेंट अपडेट। सारे इम्पोर्टेंट अपडेट्स को जानने के लिए कहीं ना जाए, बने रहे मेरे वीडियो पे एंड तक। और फ्रेंड्स, पहले चैनल को आप लाइक कर लें। लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे एक्चुअल में होता क्या है। तो ये एक महत्वपूर्ण इकोनॉमिक रिपोर्ट होता है, जो साल भर के जो भी कार्य किए गए हैं गवर्नमेंट के थ्रू, वो बताए जाते हैं। कहाँ कितने खर्च हुए हैं और कितने डिफिट्स हुए हैं, कितने इनकम्स हुए हैं, वो सारे इसमें बताए जाते हैं। संसद में इसे पेश वित्त मंत्री के थ्रू किया जाता है। फाइनेंस मिनिस्टर हमारे जो होते हैं वो करते हैं, और फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो चीफ होते हैं वो इकोनॉमिक एडवाइज़र भी होते हैं। तो उनके थ्रू ये पूरा तैयार किया जाता है डेटा। और पेश हो ये जिस दिन किया जाता है, तो ऑलवेज हमारे इंडिया में 31 जनवरी को पेश किया जाता है, क्योंकि 1 जनवरी को यूनियन बजट पेश किया जाता है। और यूनियन बजट के फर्स्ट एक दिन पहले ये पेश किया जाता है फ्रेंड्स। उसके बाद हमारा यूनियन बजट पेश किया जाता है। चलिए देखते हैं। अब हम कुछ पहले थ्योरीज में देखेंगे, और आपको सारे डेटाज वगैरह के बारे में मैं समझाऊंगी। और बाद में मैं आपको इस वीडियो में कि एंड में फ्रेंड्स जो सारे कलेक्टिव डेटाज हैं वो सारे मैं आपको पिक के थ्रू दे दूंगी। आप देख लेना। और आज देखते हैं, देश की सबसे बड़ी आबादी को रोजगार देने वाले कृषि सेक्टर के बारे में सबसे पहले बात की गई है। तो इसमें आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि वार्षिक वृद्धि जो होने वाली है औसतन 4.6% रही है, जबकि 2021-22 में ये 3.3% रही है। यानी कि इसमें कृषि सेक्टर में ग्रोथ हुआ है। तो अब वो 4.6% पे है। अब भारत अब कृषि उत्पाद में शुद्ध निर्यातक देशों में शुमार हो गया है। देश में किसानी उत्पादों का निर्यात 50.2 अरब डॉलर के पार कर गया है। 50.2 अरब डॉलर। ये सारे डेटा फ्रेंड्स आप कलेक्ट करके रखिएगा। देश के एग्रीकल्चर सेक्टर में निजी निवेश में 9.3% बढ़ा है। यानी कि अब बढ़त हुई है एग्रीकल्चर के जो सेक्टर है उसमें। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में यानी कि एमएसपी में 1.5 गुना का इजाफा हुआ है। देश में अनाज का उत्पादन 350 लाख टन से अधिक रहा है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट थे कृषि को लेकर। वही बात करेंगे पीएम किसान योजना को लेकर, तो उसमें 11.3 करोड़ किसानों को ये पीएम किसान योजना का लाभ मिला है। और कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर में के लिए 13,681 करोड़ रुपए का फंड बनाया गया है। ई मंडी में 2.39 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हुआ है फ्रेंड्स, जिसका फायदा देश के 1 करोड़ 74 लाख यानी कि 1 करोड़ 74 लाख जो किसान हैं उनको हुआ है। सरकार ने बीते 9 साल में सरकारी कंपनियों और संपत्तियों के विनिवेशों में से अब तक 4.07 लाख करोड़ रुपए की राशि जुटाई है। चालू वित्त वर्ष में विनिवेश लक्ष्य का मात्र 48% 48% ही हासिल किया जा सका है। ज़्यादा इस साल नहीं हुआ है, 48% ओनली हुआ है। तो आप ये डेटा सारे याद रखेंगे। देश के एविएशन सेक्टर में आगे बढ़ने की काफ़ी क्षमता है। कोरोना महामारी से जुड़े प्रतिबंध खत्म होने के बाद इस सेक्टर में तेजी आई है। वहीं उड़ान योजना के तहत पर्यटन मार्गों की संख्या बढ़कर 59 हो गई है, जिसमें से अभी 51 चालू है। देश के रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो कोरोना के चलते 2 साल तक मकानों के दाम स्थिर रहने के बाद अब बढ़ने लगे हैं। वहीं खाली पड़ी मकान जो भी थे उनकी संख्या में अब कमी आई है, तो वो भरने लगी है फ्रेंड्स। वहीं बात करेंगे वित्त वर्ष 2022-23 में केंद्र और राज्य सरकारों का स्वास्थ्य सेक्टर में होने वाला बजट खर्च जीडीपी के 2.1% के बराबर पहुंच गया है। ये वित्त वर्ष 2020-21 में मात्र 1.6% था, जो कि अभी बढ़ा है। पीएम गति शक्ति और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी और पीएलआई स्कीम के आने वाले साल में देश की तरक्की की इबारत लिखेंगे। ऐसा बात कहा गया है जो हमारे इकोनॉमिक्स जो सर्वे था उसमें। पीएम गति शक्ति एक नेशनल मास्टर प्लान है। ये देश के सड़क, रेल, हवाई अड्डा, बंदरगाह, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जलमार्ग और लॉजिस्टिक ढांचे से जुड़ी योजनाओं का एकीकरण करता है। बेसिकली इसमें बताया जा रहा है पीएम गति शक्ति, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी और पीएलआई के बारे में भी बात की गई है फ्रेंड्स।
देश में लॉजिस्टिक लागत जो जीडीपी की है वो 14 to 18% के दायरे में रखा गया है और वहीं इसका वैश्विक मानक 8% रहा है फ्रेंड्स। तो ये भी बात की गई है लॉजिस्टिक लागत कितना रहा जीडीपी के बाद, तो ये बताया गया है। सरकार का राजकोषीय घाटा दिसंबर 2022 तक 9.93 लाख करोड़ रुपए रहा है। ये सरकार के सालाना अनुमान का 59.8% रहा है, जो शुरुआती 9 महीनों में ही पूरा हो चुका है। मतलब कि ये 59.8% शुरुआत के 9 महीने में ही पूरा हो चुका है, जितना कि अनुमान लगाया जाता है कि हाँ इतना फिजिकल डिफिट होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग ये कुछ मतलब फास्ट चल रहा है। सो ये इसके बारे में बात की गई है। वहीं अप्रैल के से दिसंबर की अवधि में सरकार की कुल इनकम जो है गवर्नमेंट की वो 18.25 लाख करोड़ रुपए रही है, जबकि सरकार का खर्च 28.18 लाख करोड़ रुपए रहा है। तो खर्च बहुत ज़्यादा रहे हैं, ये बात बताई गई है। दुनिया में अगर इसी तरह नरमी का रुख रहता है तो ऐसा बात कहा गया है निर्मला सीतारमण के थ्रू। निर्यात सेक्टर की ग्रोथ रेट फ्लैट रहने की उम्मीद है, मतलब कि वो कम रहने की उम्मीद ऐसे जताई जा रही है गवर्नमेंट के थ्रू। दिसंबर 2022 में देश का निर्यात 12.2% से घटकर 34.48 अरब डॉलर रहा है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे बताया जा रहा है कि निर्यात में कमी आई है अभी, और वो घटा है पहले 2022 के अकॉर्डिंग, अभी 2000 इस साल में घटा है 12.2% घट गया है, जो कि अब ओनली 34.48 अरब डॉलर ही रहा है। देश का व्यापार घाटा जो निर्यात की तुलना में आयात ज़्यादा करता है तो उसको बोलते हैं व्यापार घाटा। तो चालू वित्त वर्ष की अप्रैल दिसंबर अवधि में बढ़कर 18.94 अरब डॉलर हो गया। इस दौरान देश का निर्यात 332.76 अरब डॉलर और आयात 551.7 अरब डॉलर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट डाटाज हैं फ्रेंड्स, सारे याद रखेंगे आप। निर्यात में स्थिरता तथा चालू खाते का घाटा और बढ़ने से रुपया और कमज़ोर हो सकता है। तो जो चालू खाते का घाटा है वो बढ़ गया है, जिसकी वजह से रुपया कमज़ोर हो सकता है, ऐसी आशंका जताई गई है। ऊंचे व्यापार घाटे की वजह से देश में चालू खाते का घाटा जुलाई सितंबर तिमाही में बढ़कर जीडीपी का 4.4% हो गया है। ऐसी बात भी कही गई है निर्मला सीतारमण के थ्रू फ्रेंड्स, जो कि अप्रैल से जून की तिमाही में ये जीडीपी का 2.2% था, यानी कि ये अब बढ़ा है, 4.4 हो गया है। 2.2% था पहले तिमाही में और दूसरे तिमाही में ये 4.4 हो गया है, ये बताया गया है। चालू वित्त वर्ष में देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का फ्लो कम हुआ है, लेकिन अगले साल वित्त वर्ष में इसे बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। सो चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से सितंबर के दौरान भारत में एफडीआई का फ्लो 14% घट गया है, जो 14% घटकर अब ओनली 26.9 अरब डॉलर रह गया है। तो ये भी बात बताई गई है निर्मला सीतारमण के थ्रू। चालू वित्त वर्ष के लिए महंगाई की दर 6.8% रहने का अनुमान है। महंगाई दर है फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे, 6.8% रहने का अनुमान जताया गया है। फ्रेंड्स वहीं इस आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि इकोनॉमिक सर्वे में जो है लाइफ को आसान बनाने के लिए और कारोबार कोई भी आप कारोबार आसानी के साथ कर सके, इससे लाइसेंस की व्यवस्था को ख़त्म करने की भी बात कही गई है। सो लाइसेंस व्यवस्था को ख़त्म किया जाएगा। वो गवर्नमेंट चेक करेगी कि वो किस चीज़ पे लाइसेंस रखना चाहती है और किस चीज़ पे नहीं, और उसके अकॉर्डिंग जो है लाइसेंस व्यवस्था को ख़त्म किया जाएगा, जिससे कि कोई भी कारोबार करना आसान हो सके। देश में घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ाने पर जोर देने की बात भी कही गई है इस इकोनॉमिक सर्वे में, और वित्त वर्ष 2022-23 में कोयला उत्पादन सालाना आधार पर करीब 70% बढ़कर 91.1 करोड़ टन होने का अनुमान है। मतलब इस साल जो है 22-23 में 17% बढ़ाने का के ऊपर जोर दिया जाएगा कोयला के जो है उपज को, उत्पादन को, और ये 91.1% तक जाने का इसका अनुमान लगाया गया है। सो ये अनुमानित आंकड़े हैं फ्रेंड्स। आर्थिक सर्वे में घरेलू इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो हैं उसको उद्योग पर 2030 तक 49% सालाना की दर से बढ़ने की उम्मीद जताई गई है। तो ऐसी उम्मीद लगाई गई है 2030 तक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की वार्षिक बिक्री पर 1 करोड़ यूनिट तक पहुंचने का अनुमान, और ये एक अनुमान लगाया गया है कि वो 1 करोड़ यूनिट तक पहुंचे। और पिछले वर्ष के दौरान देश में कुल ईवी बिक्री लगभग 10 लाख यूनिट रही है, जो कि अब इसको 1 करोड़ यूनिट तक ले जाने की, यानी कि उसके 10 गुना ले जाने की जो है उम्मीद लगाई जा रही है इकोनॉमिक सर्वे में।
और अब ये कुछ डेटाज हैं वो अब मैं आपको बताऊंगी कि गवर्नमेंट के रुपए पहले सबसे पहले कि कहाँ खर्च हुए हैं। सो ये हैं। सो फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 लाख करोड़ घरों का निर्माण कराया गया है। सौभाग्य योजना के तहत 2.9 लाख घरों में बिजली पहुंची है। पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत 7.2 लाख किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया है। ये डेटा 2000 से स्टार्ट है फ्रेंड्स, तो इस डेटा को आप ध्यान में रखेंगे। पीएम सुरक्षा बीमा योजना की बात करें तो उसमें 32 करोड़ लोगों का नामांकन कराया गया है पीएम सुरक्षा बीमा योजना के लिए। उज्ज्वला योजना की हम बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें 11 लाख करोड़ एलपीजी कनेक्शन वितरित किए गए हैं। हर घर जल जीवन मिशन की बात करें तो 11 करोड़ नल जल कनेक्शन भी दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ डेटाज हैं जो आपको याद रखने होंगे कि गवर्नमेंट के थ्रू ये जो काम कराए गए हैं, तो ये डेटा भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सारे डेटाज आपके स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, तो आप याद ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे अभी कि भारत की अर्थव्यवस्था पे एक नज़र डालेंगे, तो हम सबसे पहले जीडीपी ग्रोथ की बात करेंगे फ्रेंड्स, जो कि इस साल 2023-24 में ये 6.0 टू 6.8 रहने का अनुमान लगाया गया है। और 2022-23 की बात करें तो 7.0 रहने की बात की गई है। 2021-22 में ये 8.7% थी। वहीं 2020 एंड 21 में -6.6 में था। तो काफ़ी बड़ा ग्रोथ हुआ था नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 2021-22 में। वही बात करेंगे 2019 एंड 20 की, तो वहाँ पे ये 3.7% था फाइनेंशियल ईयर में इसका ग्रोथ। सो अब बात करेंगे हम फ्रेंड्स अर्थव्यवस्था की स्थिति की, तो यहाँ पे हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि इसको 3 मापदंडों पे अनुमानित किया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे विश्व बैंक द्वारा भारत के जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 8.7% का रखा गया है। वहीं एशियाई विकास बैंक द्वारा हम देखेंगे भारत के जीडीपी का वृद्धि दर 7.5% रखा गया है। और विश्व आर्थिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो भारत की जीडीपी का वृद्धि 9% रखा गया है। वहीं हम बात करेंगे राजकोषीय घाटा की, तो 2022-23 में ये 6.4% रहने का अनुमान लगाया गया है। 2021-23 में ये 6.7 था, जो कि इसको घटा के अब रखने का 6.4% का रखने का अनुमान लगाया गया है। और 2020-21 में 9.2% ये था। और 2019-20 में 4.7% राजकोषीय घाटा था फ्रेंड्स। बात करेंगे मुद्रास्फीति की, तो ये दो तरह से देखा जाता है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित, तो ये 2019-20 में 4.8% था। 2020-21 में ये 6.2% था। 2021-22 में ये 5.5% था। एंड 2022-23 में इसे 6.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। और थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित अगर हम देखेंगे तो 2019-20 में ये 1.7% था। वहीं 2020 में और 21 में ये 1.3% था। बात करेंगे 2021-22 की, तो उस टाइम पे ये 13.0% था। और बात करें अगर हम 2022 एंड 23 की, तो वहाँ पे 11.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। औद्योगिक वृद्धि दर की बात करें हम फ्रेंड्स, तो इसमें जो मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि होती है उस पे इसको आंका गया है। और ये 2019-20 में -1.4% था। 2020 एंड 21 में -3.3% था। एंड 2021-22 में ये 10.3% था। एंड 2020-23 में इसे 4.1% रहने का अनुमान लगाया गया है। सेवाओं की बात करें फ्रेंड्स, ये भी मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि पर रखा गया है, इसको आंका गया है। और 2019-20 में ये 6.3% था। वहीं 2020 एंड 21 में कोविड की वजह से माइनस में चला गया था, जो कि -7.8% था। और 2021-22 में ये 8.4% था। और 2022 एंड 23 में ये 9.1% रहने का इसे अनुमान लगाया गया है। कृषि और संबंधित गतिविधियों की बात करें हम फ्रेंड्स, तो मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि पर इसको भी आंका गया है, जो कि 2019-20 में ये 5.5% था।
2020 एंड 21 में ये 3.3% था। 2021-22 में ये 3.0% था एंड 2022 एंड 23 में ये फिर से ग्रोथ होके 3.5% का होने का अनुमान लगाया गया है। वहीं बात करेंगे हम खाद्यान्न उत्पादन की फ्रेंड्स, तो ये मिलियन टनों में आंका गया है और ये डेटाज आप ज़रूर याद रखेंगे सारे। तो ये 2018-19 में 285.2 मिलियन टन उत्पादन हुआ था, कुल अनाजों का उत्पादन। वहीं 2019-20 में ये 295.5 मिलियन टन अनाज का उत्पादन हुआ था। वहीं 2020 एंड 21 में 310.1 मिलियन टन अनाज का उत्पादन हुआ था, कुल अनाजों का उत्पादन। और 2021-22 में 315.7% अनाज का उत्पादन हुआ है। तो ये फ्रेंड्स कुछ डेटाज हैं जो आपको याद रखने होंगे। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट फ्रेंड्स।